मांगलिक से मंगल तक का सफर भाग 1। इंदौर के एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए तानका झांकी करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलकें झुकाए बैठी थी और कुछ लोग उसको घेर कर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था जो उस लड़की को ही बार बार चोर नजरों से देख रहा था या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाए। कोई उससे कुछ पूछता तो बस वो हाँ में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की मां अदिति जी अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। सामने बैठी उस महिला ने एक नज़र अपने पति और उस लड़के को देखा तो दोनों ने अपनी पलकें झपका दी। फिर वह महिला सुधा जी अदिति जी से बोली, हमें मंजूर है। एक बार अपनी बेटी वैशाली जी से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वही घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो अच्छे संस्कार दिए हैं आप अपनी बच्ची को, वरना आजकल की लड़कियां तो सीधे घर से भाग जाती हैं। मनोज जी फिर तेज आवाज में बोले, अगर हमारे घर में किसी लड़की के मन में ऐसा ख्याल आया तो वो अच्छे से जानती है कि उसकी समाधि घर के बाहर बनेगी। अंदर दरवाजे के पीछे छुप के खड़ी दो लड़कियां डर सी गई। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बनके आएगी। वैशाली सबकी बातें सुनकर अपने मन में व्यंग्य हंसी हंस दी। बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच ही रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली को मिठाई का प्लेट जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह मीठा करवाओ। वैशाली की तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की, ये उसके लिए 49वां रिश्ता जो आया था। और वैशाली यह भी जानती थी कि कुछ ही देर में ये लोग उसको मना करके चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वह सिर नीचे करके बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। अदिति जी ने वैशाली की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी, अगर आपको पसंद नहीं होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ कर चलिए कि एक सुशील बहू लेकर जाएंगे यहाँ से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की ही वजह से तो इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मेरे ही घर वाले फांसी दे देते अभी तक मुझे। और बहू क्यों, सीधा नौकरानी बोलो ना। वैशाली मिठाई का प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नजरें उठाकर उस लड़के को देखा तो एक बार फिर उसके आंखों में नमी तैर गई। वह कोई 45 साल का आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और वैशाली के हाथ में अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नजरें झुका ली और शांति से अपनी मां के पीछे आकर खड़ी हो गई। तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की मां सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमको इजाजत दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको कॉल करके 1-2 घंटे में बता देते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अदिति जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया। लड़के वालों के जाते ही दरवाजे के पीछे जो 2 लड़कियां छुपी थी वो बाहर आ गई और जो नाश्ता बचा था उसको जल्दी जल्दी उठा के कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में भर लिया कि तभी अदिति जी और मनोज जी अंदर आए तो सब सुन्न होकर खड़े हो गए।
मनोज जी ने वैशाली को एक नज़र घूर कर देखा और अदिति जी से बोले, इस लड़की से बोल दो, इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है, अभी पंडित जी जो जो रस्म और रिवाज बोले उसे शांति से बिना मुंह बनाए कर दे। अदिति जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फोन और स्कूटी की चाबी उठाते हुए घुमा के वैशाली को ताना मारते हुए बोले, जब कोई शुभ काम होता है तो ये पहले ही मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। इसकी काली नज़र पहले काम को बिगाड़ देती है। मनोज जी ताना मारते हुए घर से निकल गए कि वो दोनों लड़कियां खुशी से उछलने लगी और आपस में बोली, अब इस मंगली की शादी हो जाएगी तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। वैशाली ने अपनी दोनों बहनों को दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कमरे में जाने लगी कि घर का लैंडलाइन फोन बजा। अदिति जी ने फोन उठाया तो दूसरे साइड की बात सुनकर वो रोने लगी और बोली, बहन जी कोई तो उपाय होगा, एक बार पंडित जी से बात करके देखिए। पर कॉल कट हो चुका था। अदिति जी की बस इतनी सी बात सुनकर वैशाली समझ गई थी कि लड़के वालों का फोन था और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया और अब उसकी मार खाने की बारी आ गई। उसका सोचना था कि अदिति जी गुस्से में बेलन लेकर आए और उसे मारते हुए बोली, डायन तू मर क्यों नहीं जाती? ऐसी मांगलिक है तू कि बड़े से बड़ा मांगलिक लड़का भी तेरे से शादी करने के बाद संकट में आ जाएगा। 29 साल की हो गई है पर शादी का पता ठिकाना नहीं है। तेरी वजह से तेरी ये दोनों बहनें पड़ी हुई है। तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो रही है। लड़की वाले बोलते हैं जिस घर में 3 कुंवारी लड़कियां हो उस घर में हम अपनी लड़की नहीं देंगे। अब क्या बताऊं उन लोगों को कि ये मांगलिक लड़की पड़ी हुई है हमारे घर में हमारा नाश करने के लिए। अदिति जी बस वैशाली को बुरा भला कहते हुए मारे जा रही थी और वैशाली चुपचाप बस आंखें भींच रोते हुए दर्द सह रही थी। दर्द मार खाने का नहीं, बस अपनी ही माँ से जली कटी बातें सुनने का था। वह मांगलिक थे, इसमें उसका क्या दोष था? उसके मंगल दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं था तो उसकी क्या गलती थी? लेकिन सब तो उसको और उसके नसीब को ही दोष देते थे। वैशाली शांत खड़े सिर नीचे किए मार खा रही थी, उसको अब मार खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। अदिति जी वैशाली को मारते हुए थक गई। थक कर वही चेयर पर बैठ गई और वैशाली से बोली, तू चली जा यहाँ से, तुझे कोई लड़का पसंद हो तो भाग जा उसके साथ, बस हमारा पिंड छोड़ दे। तेरी वजह से तेरी इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही। तू तो है ही मनहूस, पर तेरी वजह से इन दोनों की शादी की उम्र निकली जा रही है। तेरा भाई, ये लड़कियां सब तेरी वजह से बैठे हैं। चली जा, कहीं भी जाके मर, बस चली जा वरना मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए अदिति जी गला सूखने की वजह से खांसने लगी। वैशाली की दोनों बहनें आगे आई और वैशाली को घूरते हुए अदिति जी को अंदर लेकर चली गई। अब वैशाली अपने आप को रोक नहीं पाई और जमीन के बल घुटनों पर बैठकर रोने लगी। आज उसको अपनी माँ की बातें जरूर से ज्यादा बुरी लगी थी, वह भी तंग आ चुकी थी इन सब चीजों से। 5 साल से कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। हर बार उसको ऐसा फील करवाया जाता था कि सब दुखों की वजह वही है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी जान खुद ले सके। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कहानी अब। अगर ऐसा होता तो वह अपनी जान कब का दे चुकी होती।
एक बार उसने नींद की गोलियां भी खा ली थी, लेकिन उसकी इतनी सारी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ा और वहां डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया, इन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां ली है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे करके डॉक्टर को समझाया गया कि यह गलती से हुआ है, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो डॉक्टर माना और फिर वैशाली को घर आके जिन चीजों का सामना करना पड़ा वो भगवान दुश्मन तक को ना दिखाएं। तब से घर वाले जो थोड़ी बहुत उससे बात कर लेते थे वो भी बिल्कुल बंद हो गई। अब वो सिर्फ घर की नौकरानी और घर पे लाके पैसे देने वाली मशीन बनकर रह गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हाल में फैले नाश्ते के बर्तन को उठाने लगी। यही तो काम था उसका, सुबह पहले जल्दी उठ के घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन का 5 लोगों का खाना बनाकर रख के स्कूल जाओ, फिर जब 3 बजे स्कूल से वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धो, फिर शाम के खाने की तैयारी करके पूरे बर्तन धोकर सोने जाओ। वह अकेली 5 लोगों का सारा काम करती थी। वजह बस एक थी, वह मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो 29 साल की है, लेकिन आज भी कोई लड़का नहीं मिला। वो एक सरकारी टीचर है, इसलिए रिश्ते भी आते रहते थे और जब कुंडली मिलाई जाती थी तो सब मना करके चले जाते थे। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी, कभी पेड़ से शादी तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वही का वही रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अब तक 3 शादियां हो चुके हैं, मगर पेड़ों और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उनके बोले वो कटु वचन उसके दिलों को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। शाम तो वैसे भी हो गई थी और उसने सबका खाना बनाकर रख दिया था। रोने की वजह से वह गहरी नींद में सो गई थी और गुस्से की वजह से किसी ने उसको रात के खाने के लिए उठाया भी नहीं। सुबह वैशाली की नींद खुली तो वह अपने कामों में लग गई, पर आज उसके लिए एक काम और बड़ा था। कल वह रात में जल्दी सोने की वजह से के खाने के बर्तन नहीं धो पाई थी, इसलिए उसने जल्दी सारा काम निपटा लिया और स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर आ गई। वैशाली स्कूल पहुंची तो प्रेयर हो चुका था। आज वह लेट हो चुकी थी तो वह जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगी और तभी एक 29 साल का लड़का भागते हुए वैशाली के पास आया और उसके साथ चलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वैशाली मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। दोनों के सरनेम मिश्रा थे तो दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही बात करते थे। वो लड़का अजीत वैशाली से थोड़ा सकुचा के बोला, कल आपने छुट्टी ली थी। वैशाली बिना किसी भाव के बोली, हाँ कल लड़के वाले देखने आए थे। अजीत का मुंह उतर गया, लेकिन फिर भी वह बोला, तो रिश्ता पक्का हो गया। वैशाली बिना किसी भाव के बोली, नहीं। अजीत के फेस पर फिर मुस्कान आ गई और फिर बोला, अच्छा ठीक है, लंच में मिलते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वैशाली की क्लास आ गई थी तो उसने भी ऐसे ही ओके बोल दिया और क्लास के अंदर चली गई। लंच के समय वैशाली और अजीत कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। अजीत थोड़ा घबरा रहा था तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वैशाली बुक में कुछ देख रही थी कि अजीत ने वैशाली का हाथ पकड़कर बुक बंद कर दी, तो वैशाली अजीत को देखने लगी। तो अजीत हिम्मत जुटा के बोल, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। वैशाली ने कहा, हाँ बोलो।
अजीत अपनी फिंगर क्रॉस करके बोला, वो हम दोनों सेम एज के हैं, हम दोनों का प्रोफेशन भी सेम है, हम दोनों अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से सेटल हूँ, तो वो मैं तुमसे। आगे बोलते हुए अजीत के शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वैशाली समझ चुकी थी कि अजीत क्या बोलना चाहता है, तो वो खुद ही बोली, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। अजीत थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैशाली तुरंत बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अजीत खुशी से फूले नहीं समाया। अजीत कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, चलो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत शॉक हो गया और बोला, अभी शादी? वैशाली बोली, हाँ, मुझे इतना ताम झामा नहीं पसंद, जितना पैसा शादी में खर्च करेंगे उतना अपने फ्यूचर के लिए रख लेंगे, अपनी मम्मी पापा के लिए सेविंग कर लेंगे जो उनके बुढ़ापे में काम आएगी। अजीत मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी यही सादगी मेरा दिल ले गई। वैशाली ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोली, लेकिन मैं घोर मांग लिखूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे ग्रह दशा के हिसाब से शादी होते ही मेरे पति के जीवन में संकट ही संकट हो सकता है, वो 1 महीने में मर जाए। अजीत सीरियस हो गया और बोला, पागल हो क्या तुम? पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो? वैशाली दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वो हाँ बोलते हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, अभी मैं घर पर बात करता हूँ, देखना वो तुरंत मान जाएंगे। वैशाली में बस अपना सिर हिला दिया। वह मन में हंस रही थी। अजीत चला गया तो वैशाली भी बुक में कुछ पढ़ने लगी। वह बैठी जरूर वहाँ थी, लेकिन वह जानते थी कि अब शायद अजीत वापस नहीं आएगा। क्रमशः आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।